भरोसे की चॉइस, जी बिजनेस और चॉइस ब्रोकिंग का खास इनिशिएटिव, जिसका मकसद है इन्वेस्टर्स को अवेयर कर उसे सही निवेश के लिए प्रेरित करना। अहमदाबाद, दिल्ली और जयपुर में शानदार इवेंट के बाद मौका था सिटी ऑफ जॉय कोलकाता के निवेशकों से रूबरू होने का। भरोसे की चॉइस एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसका लक्ष्य लोगों को इन्फॉर्म फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। कोलकाता के धोनो धान्य ऑडिटोरियम में हुए इस इवेंट में करीब 2000 लोगों ने हिस्सा लिया, जो इस मुहिम के प्रति लोगों के भरोसे को साफ दिखाती हैं। इस इनिशिएटिव में चॉइस ब्रोकिंग के रोल को समझाने के लिए नितिन अग्रवाल, हेड ऑफ मार्केटिंग चॉइस, ने डिटेल्ड प्रेजेंटेशन के जरिए अपनी बात रखी। कोलकाता इवेंट का मेन अट्रैक्शन मास्टरिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, अ जर्नी नॉट अ शॉर्टकट का सेशन, जिसमें जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, समीर अरोड़ा, फाउंडर एंड फंड मैनेजर हेलियोस कैपिटल, और चॉइस के एमडी कमल पोद्दार ने लोगों को निवेश के गुरु मंत्र दिए। वेरी गुड इवनिंग कोलकाता। हम आज एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन करने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को लेकर। अनिल सर है हमारे साथ, समीर सर हैं, कमल सर हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले अनिल सर, कोलकाता में हैं हम, चॉइस का इवेंट है और एज यूजुअल जैम पैक्ड ऑडियंस है। कोलकाता के ऑडियंस आपको देखने के लिए और सुनने के लिए बेकरार है। सबसे पहले क्या कहेंगे इस ऑडियंस से? एक्चुअली कोलकाता का प्यार इतना है, अगर मैं हर महीने इवेंट भी करूँ ना, तब भी यहाँ पर आपको एकदम पैक्ड ऑडिटोरियम मिलेगा। और मेरे ख्याल से मुझे सबसे ज़्यादा अगर रिक्वेस्ट किसी एक जगह से शो के लिए आती तो वो कोलकाता ही है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। समीर सर, आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस अगर बताएंगे कोलकाता का। मेरा कोलकाता का एक्सपीरियंस ये है जी कि मैं तो IIM कैलकाटा का हूँ। यस यस और एक्चुअली अगर टेक्निकली देखा जाए तो मेरी शुरुआत यहीं से हुई, बिकॉज उससे पहले तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। तो दैट वे यू कैन से कि मेरा जो करियर टर्न हुआ है एज इन की MBA करके एंड देन फाइनेंस में, वो तो IIM कैलकाटा या कैलकाटा के कारण ही हुआ है। और कमल सर, ये जो हम आज ये आयोजन कर रहे हैं, क्या आज हमारी तमाम ऑडियंस इससे लेकर जाने वाली है? सबसे पहले आमार सोनार बांग्ला में बसे हुए सभी बंगाली और मारवाड़ी भाइयों को नमस्कार और राम राम। कोलकाता हिंदुस्तान की सांस्कृतिक और साहित्यिक राजधानी है और यही कारण है कि कलकत्ता का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो हिंदुस्तान की बाकी जगह से बहुत अलग है। और यही कारण है कि यहाँ के लोग वेल्थ क्रिएशन उनके खून में है। 2025 जितना इवेंटफुल रहा है, जितने रंग 2025 ने दिखाए हैं, वो शायद पिछले कई सालों से इन्वेस्टर्स नहीं देखे। अनिल सर, हमने इस साल की शुरुआत में ही 5 महीनों में ही सब कुछ देख लिया। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी देख ली, टैरिफ टेरर भी देख लिया, फिर रियल वॉर भी देख लिया। बहुत कुछ हुआ है इन 5 महीनों में। कैसे समअप करें ये पहले जो 5 महीने हैं? स्वाति, हर साल मार्केट में कुछ न कुछ 2-3 चीज़ें बड़ी होती है। हर साल ऑन एन एवरेज आप अगर एक मार्केट का पूरे साल भर का 52 वीक हाई और 52 वीक लो निकालेंगे तो आपको मिनिमम मार्केट में 12% से ज़्यादा का मूव मिलेगा। मेरा ये समझना है कुछ न कुछ हमेशा लगा रहेगा मार्केट में। और मार्केट में मज़ा ही इसी चीज़ का है कि हर चीज़ आपको पता ना हो। जो चीज़ पता होती है मार्केट उस पर रिएक्शन नहीं देता, जो नहीं पता होती है उस पर रिएक्शन देता है। और जब आपको अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता सबसे हाईएस्ट लेवल पे मिले, तभी मार्केट में आपको वो भाव मिलते हैं जिस पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो मेरे ख्याल से अब तक जो 4-5 महीने रहे हमारे इस मार्केट के, ये पैसा लगाने के लिहाज से बहुत अच्छे रहे और अगले बचे 5-6 महीने हैं वो पैसा कमाने के लिहाज से बहुत अच्छे रहेंगे। तो मुझे जो लगता है पर्सनली कि सेकंड हाफ ऑफ 2025 वुड बी मच बेटर फॉर मार्केट्स। और यहाँ से भी आपका बहुत बढ़िया पैसा बनेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आप बहुत जल्दी सेकंड हाफ में मार्केट को नया लाइफ हाई बनाते हुए देखें। बिल्कुल, ये रहा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस तमाम इन्वेस्टर्स के लिए कि आने वाला जो समय है वो बहुत ही बेहतरीन और ब्राइट होने वाला है। समीर सर, आप इंटरनेशनल मार्केट्स की जो पकड़ रखते हैं, आप जो उसकी नब्ज़ पकड़ते हैं, ये जो सर हमने इतनी अनसर्टनिटी देखी, ट्रम्प साहब सुबह कुछ कहते हैं, शाम को उससे पलट जाते हैं, अगले दिन कुछ और कहना शुरू कर देते हैं। अच्छा, धमकाने में वो माहिर है और उसके बाद फिर हाथ पकड़ के भी चले जाते हैं। इतनी अनसर्टनिटी पहले सर कभी देखी ड्यू टू इस तरीके की सिचुएशन, इंटरनेशनल कंडीशंस?
इस तरीके की नहीं देखी, बट डिफरेंट तरीकों की देखी है। द पॉइंट इन द मार्केट कि हर बार नए तरीके की होती है, लेकिन एक बात है कि इस बार जो दो चीज़ें हुई हैं उसमें इंडिया को एटलीस्ट कुछ फ़ायदा तो होगा। नंबर वन है कि इन द पास्ट यूएस मार्केट पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस डिड वेरी वेल, तो उससे यूएस मार्केट का वर्ल्ड बेंचमार्क में 70% वेट हो गया बढ़ के, बिकॉज परफॉर्मेंस अच्छी थी। और अब मुझे लगता है कि क्लियर है, मुझे क्या लगता है, सबको लगता है अब कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, मतलब इन यूएस, नॉट इन इंडिया, या नॉन यूएस इन्वेस्टर्स, वो अपना यूएस वेटेज नियरली 100% कम करेंगे। अब वो कितना कम करते हैं ये क्लियर नहीं है, बट यू कैन सी इट कि बड़े सालों के बाद नॉन यूएस वर्ल्ड इज आउट परफॉर्मिंग यूएस। सो वो अगर कम हो गया तो उसका बेनिफिट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को होगा, एंड उस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक हम भी हैं, मतलब इंडिया भी है। एंड यू कैन सी दैट कि अप्रैल 15 से अभी तक करीब $5 बिलियन एफआई के वापस आ गए हैं। तो ये ट्रेंड मुझे लगता है अब रहेगा 2-3 साल, क्या कई साल। सेकेंड इज कि आफ्टर कोविड चाइना, लोगों को लगा कि चाइना माइट बी द चीपेस्ट प्लेस, बट थोड़ा सा यू हैव टू डू आउटसाइड चाइना, बिकॉज कोविड अगर वहाँ हो जाए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ना हो, वहाँ पे पॉलिसी स्ट्रिक्ट हो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ना हो, तो हम तो अटक गए क्योंकि हमारी सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में है। सो चाइना +1 शुरू हो गया, फिर बीच में लोग भूल भाल गए या कम हो गया। अब अगेन कि टैरिफ कम हो ज़्यादा हो, अब अगर एंड में यूएस का चाइना से डील हो जाए और वो टैरिफ कम भी हो, मतलब सिमिलर टू अदर्स भी हो, फिर भी लोग ऑन द सेम बेसिस कि पूरा नहीं करना, अगेन ट्रम्प माइट ट्वीट, अगेन ट्रम्प माइट गेट अपसेट, तो वो चाइना +1 एक और राउंड होगा, उसमें फिर थोड़ा बहुत फायदा इंडिया को होगा। बिल्कुल सर। मैं अनिल सर इसी पर आपसे जानना चाह रही थी, क्योंकि हम वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, हम वेल्थ क्रिएशन की हम भी बहुत बात करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। जब हम कहते हैं कि वेल्थ क्रिएशन इज नॉट अ शॉर्टकट बट अ लॉन्ग टर्म जर्नी, हाउ लॉन्ग इज दैट जर्नी? लोग ये जानते हैं कि वो जर्नी का एक ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट तो नहीं है, रातों रात तो नहीं बनेगी। देखिए, वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि अगर किसी स्टॉक को आप 10 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते हैं तो उसे 10 मिनट भी ना रखें, तुरंत बेच दें या खरीदें ही ना। आप में से काफ़ी लोग बिजनेसमैन होंगे, आप क्या बिजनेस कभी कोई करते हैं, खुद का करें, पार्टनरशिप करें, ऑफिस खोलें, तो क्या आप हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने, 1-2 क्वार्टर, 1-2 साल के लिए करते हैं? अगर शेयर खरीदने का जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसे आप बिजनेस में पार्टनरशिप के तौर पे देखेंगे कि अगर ये मेरे पास इतने पैसे होते हैं और मेरा आईटी बिजनेस में इंटरेस्ट है तो मैं कोई टीसीएस जैसी कंपनी बनाता, मेरे पास बहुत सारे पैसे होते हैं, मुझे कोई बैंक खोलना होता तो मैं एचडीएफसी बैंक जैसा बैंक खोलता। अगर आप उस थॉट प्रोसेस से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो अपने आप आपका व्यू लॉन्ग टर्म बनते जाएगा। और समझिए आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की और अगर एक आध क्वार्टर में, एक आध साल में कोई बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चला तो आप ये कह देंगे चल तू अलग मैं अलग, नहीं चल रहा, नहीं होता ना। आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा और सोचते हैं। तो मेरा ये समझना है कि सबसे पहली चीज़ वेल्थ क्रिएशन में, स्टॉक पिकिंग में एक ही है, आप ये सोचो कि ये कंपनी 10 साल बाद जिंदा रहेगी नहीं रहेगी, क्या इस स्टॉक को मैं 10 साल रख सकता हूँ, क्योंकि वेल्थ तभी बनेगी। सी वेल्थ आपके मतलब सिर्फ स्टॉक में 10%, 15%, 20% का रिटर्न बनाया आपने, लिया और बेच दिया, इससे नहीं बनेगी। जब तक आप अपने स्टॉक्स को 10, 15, 20 गुना नहीं करेंगे तब तक वैसा नहीं बनेगा। और 10, 15, 20 गुना करने के लिए आपको उसको समय देना होता है। सिंपल यही है कि जब तक स्टॉक आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चल रहा है तब तक उसको होल्ड करिए। बिल्कुल। और इनफैक्ट इस ऑडियंस में भी कई ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने पिछले 5 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू की है। अब हमने देखा 2020 में कोविड आया, उसके बाद हमने कई साइकिल्स देखे कमल जी। अब जो नया इन्वेस्टर है वो वेल्थ क्रिएशन को लेकर, अनिल सर ने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपको धैर्य की ज़रूरत है, आप पेशेंस रखिए अगर आपको वेल्थ बनानी है। लेकिन जो नया इन्वेस्टर है उसका जो वेल्थ क्रिएशन का डेफिनेशन है, आपको लग रहा है वो बदल रहा है, वो इम्पेशेंट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा? देखिए, चाहे बिगिनर है या फिर वो एक्सपीरियंस्ड है, वेल्थ क्रिएशन का जो रास्ता है वो सेम है। लॉन्ग टर्म में समय अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर कोई 25-30 साल का, 35 साल का नौजवान इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है तो उसके लिए लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन
10 साल, 15 साल, 20 साल भी हो सकती है। और वही अगर कोई 55-60 साल का आदमी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके लिए लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन 3 साल, 5 साल, 7 साल भी हो सकती है। उसके अलावा जिस स्टॉक और जिस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसकी टेलविंड कैसी चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने कोई खराब स्टॉक ले लिया तो ऐसा नहीं है कि वो आपने 10 साल रखा क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो इसलिए वो आपको वैल्यू देगा। तो स्टॉक के फंडामेंटल, सेक्टर के फंडामेंटल, उसके लिए ग्लोबल और सरकारी जो माहौल बन रहा है, जो टेलविंड है वो कैसी है, ये सारी चीज़ों के ऊपर जब हम स्टडी करके, और वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो नई जनरेशन आज कैपिटल मार्केट से जुड़ रही है वो बेसिकली ट्रेडिंग माइंडसेट से जुड़ रही है और इस सच्चाई को मानना पड़ेगा। अगर ये सच्चाई नहीं होती तो रेगुलेटर रोज इतने डेटा नहीं देता, रोज इतने डिस्क्लेमर नहीं देता और चीज़ों को इतनी फास्ट चेंज नहीं करता। तो रेगुलेटर भी समझ रहा है कि जो नई जनरेशन, 40 लाख अकाउंट हर महीने खुल रहे हैं, 40 लाख नए लोग कैपिटल मार्केट से जुड़ रहे हैं, लेकिन जुड़ रहे हैं वो ट्रेडिंग में। उनको 9:15 से 3:30 के बीच में 10 बार लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म करना है। अल्टीमेटली वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक ह्यूमन बिहेवियर के बाहर जाके काम करते हो। तो अल्टीमेटली अगर किसी को भी वेल्थ बनानी, चाहे वो एक नया बिगिनर इन्वेस्टर है या वो वेल स्टेब्लिश्ड है, अल्टीमेटली उसको जो एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है उसके बाहर जाके काम करना पड़ेगा। अपने लॉन्ग टर्म, अपने स्टडी, अपना जो मटेरियल है उसको तैयार करना पड़ेगा और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये लंबी रेस का निवेश जो है अनिल सर, हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में भी धुआंधार पैसे आ रहे हैं। Yes. इस बार तो एसआईपी ने 26,000 करोड़ कर दिए। 26,600 करोड़ सर, 26,000 करोड़ तो चल रहा था। अच्छा, 70 लाख करोड़ तो आपके एयूएम पहुंच गया है, तो ये हाईएस्ट है। अब इतनी वॉलेटिलिटी में भी अगर बाजार में थ्रू म्यूचुअल फंड पैसा जा रहा है, तो लंबी रेस का निवेश जिसे करना है आज के इन्वेस्टर को, डायरेक्ट स्टॉक, एसआईपी या म्यूचुअल फंड, लोग ये बहुत सवाल पूछते हैं कैसे बनेगा वेल्थ। देखिए क्या होता है कि अगर आपको समझ है, टाइम है और आपका इंटरेस्ट है, तब आप करिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में समझ है, ठीक है, मैं शायद हो सकता है कि रिसर्च भी अच्छे से कर लूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम टाइम की है। अब सपोज मार्केट बहुत गिर गया है, बहुत बढ़ गया है, स्टॉक बहुत ऊपर नीचे हो गया है और मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में वो स्टॉक है, ठीक है, मैं एज एन एंकर शो कर रहा हूँ, या कुछ डॉक्टर्स होंगे, समझिए कोई डॉक्टर है, उसके पोर्टफोलियो में पता चला कि स्टॉक बहुत गिर गया, वो सर्जरी कर रहा है। कोई लॉयर है उसका स्टॉक ऊपर नीचे हो रहा है, पोजीशन निफ्टी में लेके गया और उधर मिलोड चल रहा है। तो मेरा जो प्राइम काम है मैं उस पर फोकस करूं कि मैं दुनिया में इस काम के लिए आया हूं, मेरी ये क्वालिफिकेशन है और ये मुझे अच्छे से आता है। तो मेरे लिए क्या आसान है, मैं समीर सर जैसे एक्सपर्ट्स हैं उनके फंड में पैसा लगाऊं। इतने बड़े ज्ञानी मुश्किल से 1-1.5% फीस लेते हैं और दिन रात कितना आधी कर दी सर। कहाँ जी 1.5% कौन दे रहा है? लो जी 50% ऑफ भी चल रहा है अभी आजकल। तो डिस्ट्रीब्यूटर को मिल रहा है। सो पॉइंट ये है कि इतने बढ़िया और बड़े एक्सपर्ट आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हिंदुस्तान में मिल रहे हैं जो हार्डली कुछ चार्ज करते हैं और डे नाइट डे आउट। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का और उनके थ्रू लगाने का? आप डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन डायरेक्ट करने में हो सकता है आप इनसे बढ़िया स्टॉक भी ढूंढ लें, हो सकता है वो भाग भी जाए इनके पोर्टफोलियो कंपनी। लेकिन क्या होगा कि जब कभी भगवान न करे किसी स्टॉक में एक्सीडेंट होगा, होने वाला होगा या नुकसान वाला होगा, वो आपसे कभी नहीं बिकेगा। मैं एक्चुअली एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, कमल जी का और चॉइस ब्रोकिंग का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत मतलब दिल से। और ये क्यों देना चाहता हूँ मैं बताऊँ कि हम 4-5 शहरों में प्रोग्राम कर चुके हैं और ये प्रोग्राम की शुरुआत हमने तब की जब मार्केट ख़राब था।
तो जब हम प्रोग्राम की प्लान कर रहे थे तो एक सवाल ये भी आया हमारी टीम की तरफ से कि सर ये सही टाइम है क्या प्रोग्राम करने का। मैंने कहा क्यों? बोले अभी तो मार्केट इतना ख़राब हो रहा है, सितंबर से तो ख़राब हो ही रहा था, हम जाएंगे लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आएगा और पता नहीं लोग अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ भी बोलेंगे, हम तो फंस गए, हम तो मर गए। मेरी कमल जी से बात हुई, मैंने कहा कमल जी 500 ना आए 50 ही आए, लेकिन यही सही समय है जब आप लोगों की ज़रूरत है हैंड होल्डिंग की, तब जाकर शो करिए। तेजी के मार्केट में क्या है, तेजी के मार्केट में लोग मस्ती के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं अनिल जी कैसे दिखते हैं, टीवी पे जैसे दिखते हैं वैसे ही इधर दिखते हैं क्या। लेकिन मंदी के मार्केट में लोग वाकई में जानने समझने के लिए आते हैं, अगर मैं फंसा हूँ तो क्या करूँ, और हमारा फ़र्ज ये है हम तब उनको रास्ता दिखाएं। तो इसलिए कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सही वक्त पे आपने शुरू किया और आप उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमारे हर शो में जो भी दर्शक आए और उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे, वास्तव में वो बहुत कुछ लेके गए इस प्रोग्राम से। आप जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद के इन्वेस्टर से आपके पास तो सारी डिटेल आई होगी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा उस पीरियड में उस चीज़ का। समीर सर, अभी तो टैरिफ का सीज फायर चल रहा है, अभी फिर से जब वो मियाद खत्म होगी उसके बाद पता चलेगा कि किस करवट जा रहा है ये पूरा। अभी सर कोई सेक्टर्स आपको पसंद आ रहे हैं जहाँ पर पैसा लगाया जा सकता है, या इंडिया को अभी कुछ अनसर्टन मोमेंट्स और देखने पड़ सकते हैं? मुझे लगता है कि टैरिफ का मोर और लेस बेस सबका सेट हो गया कि 10% हो गया, लेकिन अब कल रात को ये यूरोप का फिर से आ गया तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। सो इसमें इंडिया को ये जो थोड़ा सा फ़ायदा पहले ज़्यादा होना था वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अब नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रम्प इज़ पुटिंग टू मच प्रेशर। सो ये जो टैरिफ रिलेटेड सेक्टर्स हैं वो एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है, बट वो इंडिया के लिए यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल अगर एप्पल इंडिया में आ भी जाए प्रॉपर्ली और सारे मोबाइल फ़ोन्स यूएस के लिए वो इंडिया में बने, तो हमारे को कौन सा स्टॉक मिलेगा उसके लिए, क्योंकि वो तो प्राइवेट कंपनी है। आई मीन एज फार एज इंडिया इज कंसर्न लिस्टेड नहीं है, जिसको वो बिजनेस देगा वो भी प्राइवेट कंपनी है। सो ये सब बिग पिक्चर में बेनिफिट होगा, जॉब्स का, कॉन्फिडेंस का। हमें हर चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलता है डायरेक्टली। सो द फाइनेंशियल सेक्टर नॉट टुडे, फॉर मेनी मेनी ईयर्स, एंड यूएस में तो इवन नाउ पीपल बाय फाइनेंशियल सेक्टर स्टॉक्स, वहाँ पे अभी भी जेपी मॉर्गन अच्छा है, ये तो सबसे बढ़िया सेक्टर। एंड इंडिया में इवन मोर, क्योंकि आधी चीज़ें, आधी नहीं बट कुछ कुछ नई चीज़ें जो होती हैं वो लिस्टेड मार्केट में होती नहीं है। एंड ऑल्सो लास्ट 2-3 सालों में फाइनेंशियल सेक्टर बेसिकली द बैंक्स एंड दिस बिग कंपनी जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस वगैरह नहीं चले, और उनकी अर्निंग्स ग्रोथ जितनी थी उतने भी स्टॉक मार्केट में नहीं चले लास्ट 3-4 ईयर्स में, 2-3 ईयर्स में। तो वो देखने में भी सस्ते लगते हैं लोगों को। सस्ते मीन्स ये नहीं लगता कि हम हाईएस्ट पॉइंट पे ले रहे हैं। प्लस अगर फॉरेन इन्वेस्टर वापस आए और जो आ रहा है उसकी सेलिंग के कारण ये हुआ था कि दे डिड नॉट डू वेल। सो एंड दे नो, एवरीबडी नोज कि दे लाइक दो स्टॉक्स एंड दे आर लार्ज नेम्स। तो लार्ज स्टॉक्स को फॉरेन इन्वेस्टर के फ्लो से संभले तो हम आगे और मिड कैप भी लें, बट एज अ सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर विल ऑलवेज बी गुड। कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं अपने तीनों ही पैनलिस्ट से लूँगी। वेल्थ क्रिएशन जर्नी, सर कुछ ऐसा है जो नहीं करना है इस जर्नी में? करने को तो बहुत कुछ है। बहुत सिंपल है। पहली चीज़ है कि जो समझ में नहीं आए वो मत खरीदो। जिस कंपनी का बिजनेस मॉडल ना समझ में आए, जिस कंपनी का कैसे कामकाज होता है, और वो आप करेंगे तो 90% प्रॉब्लम तो ख़त्म होगी। क्योंकि मुझे पता है कि अगर शेयर बाज़ार में 100 कंपनियाँ लिस्टेड है तो 90 तो आपको समझ में नहीं आएगी, ये गारंटी है। सो बेसिक गलतियाँ नहीं करेंगे। ये मार्केट ऐसा है ना, ये मार्केट जो कम से कम दिमाग लगाए और जो कम से कम लालच करे उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना के देता है। सिंपल। और समीर सर, लास्ट वर्ड्स आपकी तरफ से। अब जेनजी जो है सर, जो नए इन्वेस्टर्स बाजार में आए हैं, उनको तो वेल्थ बनानी है, अब यहाँ से आगे उनके लिए कुछ टिप्स दीजिए सर। बट बिफोर दैट, ये जो आपने पिछला क्वेश्चन पूछा वो हमारी फिलॉसफी है। हमारा तो वही नाम ही एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग है कि व्हाट नॉट टू डू इज इजियर देन टू नो व्हाट टू डू। आपको अच्छी, लोग कहते हैं हमें ना प्रोमोटर इंटेग्रिटी चाहिए। प्रोमोटर इंटेग्रिटी हमें पता ही नहीं होती क्या है, हमें तो खाली चोर पता है, अच्छा का नहीं पता। आप अच्छा, कोई आप इंटरव्यू में जाके आप कहते हो मैं जी चोरी नहीं करता,
यू आर नॉट सपोज टू डू चोरी। तो प्रमोटर का भी, वो प्रमोटर ने चोरी नहीं की, तो इसमें हाईलाइट क्या है? एंड एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, जो लोग बोलते हैं हमें बता दो, वो खाली बोलेंगे कि ये गंदी चीज़ें नहीं करता। तो हर चीज़ में एलिमिनेशन इज़ द बेस्ट। आपके पास 500 कंपनियां, आपने 50 अच्छी कंपनियां ढूंढनी, हमारे हिसाब से नहीं ढूंढ सकते, लेकिन 200-300 बैड फैक्टर्स के कारण एलिमिनेट कर सकते हैं। बात वही हो गई। बट बैड डज नॉट नीड 10 थिंग्स, गुड नीड्स 10 थिंग्स। आप बोलो ये कंपनी बड़ी अच्छी फेयर वैल्यू है या सस्ती है, लेकिन वो ये करता क्या है? आपको जी ये करता है, लेकिन इसकी मैनेजमेंट कौन है? अगर मैं बोलूँ कि कंपनी का प्रमोटर चोर है, आप तो ना पूछोगे वो करता क्या है। इफ यू आर कन्विंस्ड ऑफ दैट वन, तो एक दो फैक्टर से यू कैन रिजेक्ट। गुड में देयर इज नो एंड, यू हैव टू लर्न इट वन वे और द अदर। कमल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं इसी सवाल के कंटेक्स्ट में बोलना चाहता हूँ। तो वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड इज इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। एंड उन्हीं के पार्टनर चार्ली मंगर कहते हैं कि मोर इम्पोर्टेंट देन विल टू विन इज विल टू प्रिपेयर। अगर हम इन दो चीज़ों को साथ मिला दें तो जैन जी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले तो उसको खुद को समझना जरूरी है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर किसी में स्ट्रेंथ सचिन तेंदुलकर बनने की है और आप मेहनत कर रहे हो उसको लता मंगेशकर बनाने की, तो नहीं बन सकते वो। तो इन्वेस्टमेंट में भी उसका पहले कितना उसका फोकस है पढ़ने का। चार्ली मंगर कहते हैं मैं और वॉरेन हमारे जीवन का, हमारे दिन का 80% टाइम खाली पढ़ने में व्यतीत करते हैं, आज भी करते हैं। वी यूज ओनली 20% टाइम टू वर्किंग। तो क्या वो पेशेंस है क्या? तो हमको बनना तो वॉरेन बफेट है, लेकिन हमको वॉरेन बफेट को पढ़ना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। और जैन जी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो धक्के खा खा के सीख चुके, 2-3 बार पानी हाथ में लेके बोल चुके, वो तो अब नया कुछ कर भी नहीं सकते। हमारी सीख उन्हीं लोगों को है जो नए इस सिस्टम में आ रहे हैं। वो अगर वेरी फर्स्ट डे से हैबिट बना लेंगे कि हमें जिसमें इन्वेस्ट करना है उसके लिए पहले हम 15 लाइन लिखेंगे या 3 मिनट बोलेंगे, तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आई एम श्योर कि वो अपनी हार्डकोर मनी, अपनी या अपने फादर की, जैन जी है तो हो सकता है अपने फादर वाली बिल्ली लगा रहा हो, जो उसके फादर ने बहुत अब मुश्किल से कमाई हो, तो अपनी या अपने फादर की हार्डकोर सेविंग्स को कम से कम ब्रोकरेज और लॉस में खत्म नहीं करेगा। पैनल डिस्कशन के बाद हमारे एक्सपर्ट्स पैनलिस्ट ने इवेंट में आए लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। निवेश का गुरु मंत्र देने, निवेश की बारीकियां समझाने, लोगों को इन्फॉर्म फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करने, जी बिजनेस और चॉइस ब्रोकिंग अपने खास इनिशिएटिव भरोसे की चॉइस के जरिए देश के अलग अलग शहरों के लोगों तक पहुंचता रहेगा इसी मुहिम के सीजन 2 में। तब तक देखते रहिए जी बिजनेस।